देखिए बच्चों, पेमेंट ऑफ जीएसटी में अपन लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन चैप्टर था उसका मैंने आपको रिवीजन करवा दिया था पहले ही। इनवॉइस चैप्टर ये भी मैंने करवा दिया था। और मैंने इनके जो भी अमेंडमेंट्स थे आपको यूट्यूब पे मेरे चैनल पे आपको ऑलरेडी जीएसटी अमेंडमेंट की 2 क्लासेस मिल जाएगी। और आज अपना एक पेमेंट ऑफ जो जीएसटी चैप्टर है उसके कुछ छोटे मोटे अमेंडमेंट्स आए हैं, वो अपन देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले ये जो यहाँ पे 4910 था, ये वाला अमेंडमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। कौन सा? 4910। बच्चों आपको याद होगा कि अपने 4 मेजर हेड होते थे। ठीक है, म्यूट रखिए आप लोग, म्यूट रखिए, इसकी आवाज आ रही है। जैसे मान लीजिए एक है विमल ट्रेडर। ठीक है, उसके 2 ऑफिस है, एक जयपुर में और एक महाराष्ट्र में। और बताओ ये आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाते थे। एक रजिस्टर्ड आदमी के अगर 2 अलग अलग स्टेट में है, सेक्शन जो अपना 25(4) है उसके हिसाब से वो डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाते हैं। अपने मेजर हेड कौन कौन से होते हैं? सीजीएसटी, एसजीएसटी, है ना, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और एक कंपनसेशन सेस। ऐसे ही ये जो महाराष्ट्र वाला है इसके भी, क्योंकि अलग अलग रजिस्ट्रेशन है तो इसके भी ये मेजर हेड होंगे, आईजीएसटी। अब बताओ यहाँ पे कोई टैक्स के अगेंस्ट आपने पैसा जमा कराया, एक आरसीएम का टैक्स है, एक कोई इंटरेस्ट है, कोई फीस है या कोई पेनल्टी है। मान लो आपने जो कैश लेजर होता है और यहाँ पे कैश लेजर होता है, आपने यहाँ पे पैसा जमा कराया और आपके यहाँ पे 6,000 रुपये पड़े हुए हैं, है ना। यहाँ पे 6,000 रुपये पड़े हुए हैं और यहाँ 2,000 रुपये पड़े हुए हैं। तो बताइए, एक मेजर हेड के किसी माइनर हेड में पैसा पड़ा हुआ है, तो क्या ये पैसा इधर काम में आ सकता है? इसको ट्रांसफर हो सकता है, इसको ट्रांसफर हो सकता है। तो मैंने बताया था यस, उस केस में जो सीजीएसटी का बैलेंस है 6,000 रुपये, मान लो आपने यहाँ ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ से तो माइनस हो जाएगा, और जो यूटीजीएसटी है बताओ वहाँ प्लस हो जाएगा। तो अगर एक मेजर हेड के अंदर उसके जो माइनर हेड में पैसा पड़ा हुआ है, बताओ वो प्रेस्क्राइब मैनर में ट्रांसफर हो सकता है। ये बात आपको पता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये बात कौन बोलता था? सेक्शन 4910। क्या ये पॉसिबल है क्या यहाँ का पैसा आपके यहाँ ट्रांसफर कर दो या यहाँ ट्रांसफर कर दो? बताओ क्या ये पॉसिबल है या ये पॉसिबल नहीं? बच्चों अमेंडमेंट आया है, ये भी पॉसिबल है। तो आप अपने जयपुर ब्रांच का जो कैश लेजर का पैसा है वो आप महाराष्ट्र ब्रांच के कैश लेजर को आप ट्रांसफर कर सकते हो किसी भी हेड में, मेजर हेड के माइनर हेड में। बट कंडीशन ये है कि जयपुर की कोई लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए। बताओ खुद के तो अते पते नहीं हो, दूसरे को पैसे बांट रहे, बोलो। तो अगर इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है तो बताइए उसको वो पैसा ट्रांसफर हो सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों एक छोटा सा अमेंडमेंट यहाँ पे आया है। तो देखो, पहले ये वर्ड नहीं था आपके, ये जो रेड कलर से मैंने कर रखा है, तो क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफर ऑफ सीजीएसटी आईजीएसटी इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, रजिस्टर पर्सन ऑन कॉमन पोर्टल पे जाकर ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर
टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर IGST। मतलब ये नियम तो पहले भी था कि आप मतलब जयपुर के ही CGST अकाउंट का पैसा IHGST के किसी भी हेड में ट्रांसफर कर सकते हो। अब इसको अगर आप ऐसे पढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ CGST इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर टू IGST और SGST और डिस्टिंक्ट पर्सन, बताओ उसको भी ट्रांसफर हो सकता है, बट कंडीशन ये है, नो सच ट्रांसफर अंडर क्लॉज बी shall be allowed if the said registered person has any unpaid liability in e-liability register। अगर इसके मान लो जयपुर वाले ऑफिस के e-liability register में कोई पैसा पड़ा हुआ है लाइबिलिटी का, तो आप ट्रांसफर नहीं करेंगे, पहले आप इसको क्लियर करो फिर ट्रांसफर होगा। आई होप आपको ये अमेंडमेंट समझ में आ गया होगा। बोलिए बच्चे। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये अमेंडमेंट आ गया। तो डिस्टिंक्ट पर्सन को भी ट्रांसफर हो सकता है, बट कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसकी लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला अमेंडमेंट अपना बच्चों ये था। ठीक है, तो एक बार आप इसकी पिक्चर क्लिक कर लीजिए बच्चों। ले लिया? ले लिया आपने? यस सर। अच्छा, सेकंड अमेंडमेंट बच्चों, आज से 1.5 साल पहले एक रूल आया था 86B, है ना, कोविड-19 के समय। वो रूल मैंने लास्ट पेज पे दे रखा है आपको। ये रूल ये आया था 86B, है ना। ये रूल ये था, जैसे मान लो यहां पे आपके पास जो आपका ई क्रेडिट लेजर होता है, ई क्रेडिट लेजर जो आपका होता है, यहां आपके पास किसी टैक्स पेड के लिए 2 लाख की क्रेडिट पड़ी हुई है ना। और आपका यहां पे मान लो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, है ना, वो आपकी 1,90,000 रुपए। तो बताइए, आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए हमारे पास इनफ पैसा है नहीं, बोलो। तो यहां पे पूरा का पूरा आप क्या कर लेते थे? सेट ऑफ कर लेते थे। लेकिन लॉ क्या बोलता है, अगर अगर आपका वेयर द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन ए मंथ, अगर आपकी किसी भी मंथ की सप्लाई, जैसे आपको ये बात कर रहे हैं अप्रैल महीने, अगर इस मंथ की टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख से ज्यादा है, सप्लाई में क्या क्या नहीं जोड़ेंगे इस चैप्टर के लिए, एग्जाम सप्लाई और जीरो रेट सप्लाई को मत जोड़ना। तो इनको छोड़कर अगर आपकी टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख से ज्यादा है, तो बच्चों आपको इस केस के अंदर जो आपकी, तो ये क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट अवेलेबल इन ई क्रेडिट लेजर टू डिस्चार्ज इज लायबिलिटी टुवर्ड द आउटपुट टैक्स इन एक्सेस ऑफ 19% ऑफ सच टैक्स लायबिलिटी। बताइए, ये टैक्स लायबिलिटी है, इसका 19% कितना होता है? बताइए कितना होता है 19%? 36,100। कितना? 36,100। क्या बात कर रहे हो, 1,90,000 का 99%, 1,88,100। 1,88,100 1,88,100। 1,88,100 जो है ना, ये तो आप सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन आपको 1,900 तो क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो बताइए ये नियम किन लोगों के लिए है बच्चों? मना कर दिया, मतलब कि ये कह रहा है, तो वैसे अगर ये नियम नहीं होता तो आप पूरा 1,90, आपकी जो भी लाइबिलिटी थी 1,90 एडजस्ट कर लेते। लेकिन ये बोल रहा है कि जो आपकी लाइबिलिटी है ना, उसका 99% ही आप एडजस्ट कर सकते हो, और 1% तो आपको सरकार को पे करना ही पड़ेगा। तो लोग क्या कर रहे थे, जिनके पास बहुत सारी ITC अवेलेबल होती थी, है ना, वो उनको आउटपुट पे करने की जरूरत नहीं होती थी, इससे सरकार को कैश फ्लो की कमी हो रही थी, तो सरकार ने ये नियम बना दिया।
हालांकि इस प्रोविजन का इम्पैक्ट अगर मान लो 2 करोड़ लोग रिटर्न भरते हैं तो 0.5% लोगों पे ही पड़ा था, क्योंकि ये नियम उन लोगों पे अप्लाई होता था जिनका मंथ का टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है। बोलो मेरी बात समझ में आ गई है? बोलिए। कुछ रिलैक्शन भी थे, हाँ सर। कुछ रिलैक्शन भी थे। वो रिलैक्शन इन लोगों पे ये नियम अप्लाई नहीं होता था, भले ही आपका टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा हो, बट इन लोगों पे ये नियम अप्लाई नहीं होता था। तो बच्चों पहले तो बताओ नियम क्या था, रूल नंबर 86B क्या था कि अगर आपका किसी मंथ का टर्नओवर 50 लाख से, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख से ज्यादा है, जिसमें ये दो शामिल नहीं होंगे, तो आपकी जो आउटपुट लायबिलिटी है उसका 99% जो होता है ना, वही आप क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। 1% तो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शंस बच्चों फॉलोइंग लोगों पे अप्लाई नहीं होगा। एक तो बच्चों अगर रजिस्टर पर्सन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो उन पे अप्लाई नहीं होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 86 भी। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे ये नियम अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, एक ये बोल रहा है कि अगर आपको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज्यादा का रिफंड मिला, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आपको 1 लाख से ज्यादा का रिफंड मिला, ठीक है, तो उस केस में भी, और या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता है बच्चों, फाइनल में पढ़ेंगे आप, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण रिफंड मिला, तो बच्चों आपको ये नियम अप्लाई नहीं होगा, आप पूरा कर सकते हैं। तीसरा बच्चों, अगर आप रजिस्टर पर्सन या उसका प्रोप्राइटर या कर्ता या एमडी या कंपनी के कोई भी दो डायरेक्टर पार्टनर, अगर उनका 1 लाख से ज्यादा का टैक्स पे किया उन्होंने इनकम टैक्स में, तो ऐसे कंसर्न पे भी ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो बताइए किन किन लोगों पे बच्चों रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा, जल्दी से बताओ। तो पहले तो बताओ रिस्ट्रिक्शन क्या है। सर रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर आपकी सप्लाई 50 लाख से ज्यादा है किसी भी मंथ, सप्लाई में ये शामिल नहीं होगा, तो आप अपनी आउटपुट लायबिलिटी का 99% ही बताओ सेट ऑफ कर सकते हैं। 1% आपको पे करना ही पड़ेगा। बट ये रिस्ट्रिक्शन 4 लोगों पे अप्लाई नहीं है। एक तो वो लोग, वो खुद या उसका प्रोप्राइटर या कर्ता एमडी या कोई भी दो पार्टनर या होल टाइम डायरेक्टर, अगर उनका 1 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स उन्होंने पे किया था तो उन पे ये नियम अप्लाई नहीं होगा। लास्ट दो फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने 1 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स पे किया तो उन पे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा, भले ही संस्था का टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा हो। अगर आपको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए का क्या मिला था, रिफंड मिला था, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण, तो ये नियम अप्लाई नहीं होगा। सरकारी डिपार्टमेंट भी नियम अप्लाई नहीं होगा। और बच्चों ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, द रजिस्टर्ड पर्सन हैज डिस्चार्ज लायबिलिटी टुवर्ड्स द आउटपुट टैक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर एन अमाउंट which is in excess of 1% of the total output tax liability applied cumulatively up to the said month। सपोज कीजिए बच्चों, है ना, मान लो अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, ठीक है बच्चों। हो सकता है कि आपने यहाँ पे कम पे किया हो, 1% से कम पे किया हो, लेकिन अगर आप अगस्त महीने की बात कर रहे हो तो एग्रीगेट अगर हम देखें तो टोटल जो हमारा आउटपुट है ना, टोटल आउटपुट, उसका हमने 1% सरकार को पे कर चुके हैं। किसी पर्टिकुलर मंथ में हमने पे नहीं किया था, लेकिन मान लो हम अगस्त महीने की लाइबिलिटी निकाल रहे हैं, तो अगस्त महीने में मान लो सपोज करो वो 1% से कम आ रहा है, लेकिन अगर आप एग्रीगेट देखोगे तो बताइए वो 1% से ज्यादा हो रहा है, तो फिर भी आप पे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो सपोज कीजिए अगस्त महीने में, है ना, आपका सपोज करो 1% से कम हो रहा है, लेकिन अगर आप एग्रीगेट देखेंगे तो आप सरकार को ऑलरेडी 1% से ज्यादा का टोटल आउटपुट का 1% आप कैश में पे कर चुके हो, टोटल आउटपुट का 1% आप कैश में पे कर चुके हो, तो भी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा। बताओ किन किन लोगों पे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा, जल्दी से बताओ। सर पहला रिस्ट्रिक्शन तो एक तो सीधी सी बात है, अगर आपका टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख से कम है तो आप पे वैसे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं है। अगर 50 लाख से ज्यादा है तो कंसर्न उसका कोई डायरेक्टर वगैरह पिछले 2 सालों से 1 लाख से ज्यादा का टैक्स पे कर रहा है, या आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में कैश रिफंड 1 लाख से ज्यादा था ड्यू टू अनयूटिलाइज्ड आईटीसी या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण,
या मान लो करंट मंथ में तो मतलब अगर आप जैसे अगस्त महीने की बात कर रहे हो तो अगर आप अप्रैल से लेकर अगस्त तक देखोगे तो आपका जो भी टोटल आउटपुट है उसका आप सरकार को 1% पे कर चुके हो, भले ही अगस्त पे नहीं पे किया हो पर टोटल 1% पे कर चुके हो। तो ये नियम आप पे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा। और अगर आप सरकारी पर्सन हो तो ये रिस्ट्रिक्शन आप पे अप्लाई नहीं होगा। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई है? बोलिए। Yes, sir. पहले ये वाली बात रूल के द्वारा गॉन थी, रूल, है ना। अब बच्चों रूल को सपोर्ट कर दिया किसने? सेक्शन। तो अमेंडमेंट कुछ भी नहीं आया, मतलब अमेंडमेंट तो 1.5 साल पहले आया था। तो इसको बताओ किसने सपोर्ट कर दिया? इसको किसने सपोर्ट कर दिया? सेक्शन ने। तो बच्चों यहाँ पे एक सेक्शन इंसर्ट हो गया, कौन सा? ये वाला, और इसने इसको सपोर्ट कर दिया। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो गवर्नमेंट जो रिस्ट्रिक्शन है नोटिफिकेशन इशू करके कितना भी रिस्ट्रिक्शन डाल सकती है। बताओ अभी कितने का रिस्ट्रिक्शन है? 1% का। तो मैं एक बार फिर बोल देता हूं, हम ये बोल रहे हैं 2 अमेंडमेंट आए। एक तो जैसे आपके डिस्टिंक्ट पर्सन है, आप एक पर्सन हो, आपका डिस्टिंक्ट पर्सन हो, आपके फर्स्ट पर्सन के लेजर अकाउंट में कोई पैसा पड़ा हुआ है, कैश लेजर, तो आप आपके अनदर डिस्टिंक्ट पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हो, बट फर्स्ट पर्सन ने अपनी आउटपुट लायबिलिटी पे कर दी। दूसरा अमेंडमेंट कुछ नहीं है, एक 86 भी एक रूल था, उसको सेक्शन ने सपोर्ट कर दिया। सेक्शन में वो बात आ गई कि अगर आपकी किसी मंथ की टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख से ज्यादा है, जिसमें हमने एग्जाम सप्लाई और जीरो रेट सप्लाई को इंक्लूड नहीं किया, और 50 लाख से ज्यादा है, तो आप अपनी जो आउटपुट लाइबिलिटी होती है ना उसका 99% आप आईटीसी एडजस्ट कर सकते हो, 1% आपको पे करना पड़े। लेकिन 4 लोग होते हैं, अगर उस केस में अगर आप 4 कंडीशन में 4 लोगों में फॉलो कर रहे हो तो आप 100% सेट ऑफ कर लो, कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा। आपका इनकम टैक्स आप 1 लाख से ज़्यादा पे किया हो, आपका रिफंड 1 लाख से ज़्यादा हो, या आपने एग्रीगेट टोटल कैश में सरकार को 1 लाख से 1% ज़्यादा आउटपुट ऑलरेडी दे चुके हो, और चौथा गवर्नमेंट पर्सन। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ो, बोलिए। Yes, sir. तो ये मेरे यहाँ पे 2 अमेंडमेंट आ गए, एक ये रहा और एक ये रहा। तीसरा बच्चों जो अमेंडमेंट आया, ये यहाँ पे है ना, जो 49(3) है उसकी लैंग्वेज को क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये तो पुराना ही है ना। पहले बच्चों आपको याद होगा, जैसे मान लीजिए अगर अप्रैल मंथ होता था, अप्रैल मंथ का पैसा आपको 20 मई को जमा कराना होता था। अगर आपने नहीं जमा कराया, नहीं जमा कराए, तो 21 मई से इंटरेस्ट लगता था @18% पर एनम। और अगर आपने सेक्शन 42(10) या 43(10) का वॉल्यूशन किया तो बच्चों आप पे 20% पर एनम की रेट से टैक्स लगता था, मिस मैच के कारण। बोलो बच्चों, ये हमारा लॉ होता था। तो बताओ रेट क्या थी? 18। लेकिन अगर इन 2 सेक्शनों का आप वॉल्यूशन करते थे तो बताओ इंटरेस्ट की रेट होती थी 24%। ओके सर। अब यहाँ पे क्या इशू हुआ, और एक प्रॉब्लम और था कि वैसे इंटरेस्ट किस पे लगता था? ग्रॉस पे, ग्रॉस मतलब आउटपुट पे लगता था। लेकिन नेट पे कब लगता था? जैसे मान लीजिए आपकी फरवरी महीने की कोई लायबिलिटी थी, है ना, कोई सप्लाई थी, तो जो आपने फरवरी महीने में डिक्लेयर नहीं की, लेकिन आपने उसको अप्रैल में डिक्लेयर किया, मतलब लेट बताया, लेट, लेकिन आपने जो बताया वो अप्रैल के रिटर्न में नहीं बताया, आपने बताया फरवरी के रिटर्न में। तो बताओ क्या बोल रहा है? द इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड ड्यूरिंग ए टैक्स पीरियड डिक्लेयर इन द रिटर्न फॉर सेट पीरियड फॉर फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट। मतलब फरवरी का रिटर्न आपने ड्यू डेट के बाद भरा, फरवरी का रिटर्न आपने ड्यू डेट के बाद भरा, लेकिन आपने फरवरी की सप्लाई को बाद वाले सालों के रिटर्न में नहीं दिखाया, फरवरी की में ही दिखाया। और आप पे सरकार की तरफ से क्या कोई नोटिस वोटिस भी नहीं आया था। तो बताओ हम क्या बोल रहे हैं? फरवरी महीने की रिटर्न था, फरवरी महीने का रिटर्न हमने लेट भरा, लेकिन हमने जो फरवरी से रिलेटेड सप्लाई थी वो आगे वाले महीनों में नहीं दिखाई, फरवरी में ही दिखाई।
बट रिटर्न लेट भरा था और इस पीरियड में हमारे पास कोई डिमांड भी नहीं आई। तो बच्चों उस केस के अंदर बताओ ग्रॉस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है या आउटपुट माइनस इनपुट पे? सर आउटपुट माइनस इनपुट पे। बोलो बच्चों ये प्रोविजन याद है आपको? बोलिए। Yes, sir. है ना? अब तो ये हमारा यहां तक था। अब बच्चों हुआ क्या, अमेंडमेंट क्या है बच्चों? प्रैक्टिकली जो मिसमैच वाला सेक्शन था ना, सेक्शन 42 और 43, बच्चों पहली बात तो ये सीए वाले बच्चों के तो कोर्स में नहीं था, सीएमए वाले बच्चों के कोर्स में जरूर था बट सीए वाले बच्चों के कोर्स में नहीं था। सीए वाले बच्चों के कोर्स में इसलिए नहीं था क्योंकि सेक्शन तो गवर्नमेंट ने बना दिया था बट इसकी इफेक्टिव डेट नहीं आई थी कि ये कब से अप्लाई होगा। तो जीएसटी को आए 5 साल हो गए और अभी तक इसकी इफेक्टिव डेट आई नहीं। तो जब इफेक्टिव डेट आई नहीं तो प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी 24% का इंटरेस्ट लग ही नहीं रहा था। तो आज 5-6 साल हो गए और अभी तक ये सेक्शन इफेक्टिव ही नहीं हुआ, मिसमैच वाली बात इफेक्टिव ही नहीं हुई। तो बताओ सरकार ने क्या किया, सेक्शन 42 और 43 को रिमूव कर दिया, मतलब मिसमैच वाला चैप्टर हट गया। बात समझ में आई क्या? अब जब मिसमैच वाला चैप्टर हट गया तो बच्चों तो यहाँ पे इस प्रोविजन की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि तो ये सेक्शन तो लगता ही कब था, ये सेक्शन तो लगता ही कब था जब आपने 42(10) और 43(10) का वॉल्यूशन किया। बोलो बच्चों बात समझ में आ गई है? तो जब वो सेक्शन ही हट गया तो इसका मतलब है 24% पर एनम की इंटरेस्ट की रेट तो कभी लगेगी नहीं। बोलो बच्चों समझ में आ रही है मेरी बात? Yes, sir. दो रेट होती थी, कौन सी? 18 और कौन सी? 24। पता 24 वाली कब लगती थी? जब आपने सेक्शन 42 सबसेक्शन 10 और 43 सबसेक्शन 10 का वॉल्यूशन किया। तो बच्चों वो सेक्शन कभी आया ही नहीं, जब आया ही नहीं तो प्रैक्टिकली कभी 24% लगा ही नहीं। तो जब वो लग ही नहीं रहा तो सरकार ने उस सेक्शन को क्या कर दिया, वहां से हटा ही दिया और यहाँ की लैंग्वेज चेंज कर दी। तो आपके पास जो हमारे पुराने नोट्स है वहां इसकी लैंग्वेज दूसरी थी और अब लैंग्वेज चेंज हो गई है। तो बच्चों अब लैंग्वेज क्या हो गई है वो आप सुन लो। लैंग्वेज ये हो गई है कि अगर आपने आईटीसी रॉन्ग ले लिए, जैसे मान लो आपने फर्ज गलती से कोई आईटीसी ले ली, है ना, गलती से कोई आईटीसी ले ली, तो मान लो आपने पहले जब आप आईटीसी लेते हैं तो आप ई क्रेडिट में बुक करते हैं। मान लो आपने 10,000 की आईटीसी गलती से बुक कर ली और आपने उसको क्या कर ली, एडजस्ट भी कर ली, यूज भी कर ली। यूज कब करेंगे, जब आपने इस लाइब्रेरी से डिस्चार्ज कर लिया। तो रॉन्गली अवेल एंड यूज, अगर अवेल मतलब अवेल कर ली बट यूज नहीं की, कोई बात नहीं, सरकार को थोड़ी नुकसान पहुंचाया। सरकार को नुकसान कब पहुंचाएंगे, मतलब हमने अवेल भी कर ली और हमारे जो हमारा आउटपुट बन रहा था 20,000 उसको एडजस्ट करके सरकार को हमने केवल 10 ही पे किया, तो फिर आपने बताओ यहाँ सरकार को नुकसान पहुंचाया ना रॉन्गली आईटीसी लेकर। उस केस में बताओ रेट क्या लगेगी, 24%। बताइए अब बताओ 24% की रेट कब लगेगी, जब आपने रॉन्ग आईटीसी ली है, फर्जी आईटीसी ली है और उसको ले भी ली और यूज भी कर ली। बोलो बच्चों, एक तो केवल क्रेडिट लेजर में ले जाके रख दी तो यूज थोड़ी हुई है, यूज तो कब होगी जब आप उसको आउटपुट से एडजस्ट करोगे। तो यूज भी कर, ले भी ली और यूज भी कर ली, उस केस में बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगी, 24%। बोलो बच्चों बात समझ में आ गई क्या? बोलिए। Yes, sir. तो बताइए कब लगेगी 24%? मैंने क्या बोला, पहले दो सेक्शन होते थे 42 सबसेक्शन 10 और 43(10), अगर आप उनका वॉल्यूशन करते थे तो रेट लगती थी 24% पर एनम। ओके, नाउ वो दोनों सेक्शन 42 और 43 आपके हट ही गए, मतलब लॉ में हट गए। तो बताओ इस 50 सबसेक्शन 3 की कोई वैल्यू नहीं थी। अब नाउ लॉ में इस ड्राफ्टिंग चेंज करके ये बोल दिया कि कोई आदमी अगर मान लो गलती से कोई आईटीसी ले लेता है तो लेगा कैसे, पहले तो ई क्रेडिट में जाएगा। ई क्रेडिट में जाने से आपने आईटीसी का यूज थोड़ी किया, यूज तो कब करोगे, जब आप अपना आउटपुट से डिस्चार्ज करोगे। तो आपने ई क्रेडिट में ले भी गए और आउटपुट से एडजस्ट भी कर लिया, तो यहाँ उस केस में आप पे 24% पर एनम की रेट से क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। ये बात आपको ध्यान में रखने वाली बात है। अब यहाँ पे एक रूल और इंसर्ट हुआ है। अब रूल क्या इंसर्ट हुआ है वो आप समझ लो। जैसे मान लीजिए बच्चों जनवरी मंथ था, जनवरी का रिटर्न आपने कब भरा, फरवरी को भरा, ठीक है। एक तो आपकी करेक्ट आईटीसी थी, है ना,
करेक्ट आईटीसी आपकी थी 15,000 की, और एक आपकी क्या थी, रॉन्ग आईटीसी, वो थी आपकी मान लो 8,000 रुपये। ठीक है, तो करेक्ट आईटीसी और रॉन्ग आईटीसी। बच्चों मान लो आपका जो आउटपुट टैक्स था, है ना, वो बच्चों था कितना, सपोज कीजिए आउटपुट टैक्स था आपका 18,000 रुपये। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये जो आपके पास आईटीसी का बैलेंस पड़ा हुआ था कितना, 23,000, बताओ इससे क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। ठीक है, ये पूरा एडजस्ट कर लिया, और जनवरी का ये आपने 20 फरवरी को जब आईटीआर भरा तो बच्चों यहाँ पे आपने एडजस्ट कर लिया। ओके, अब मुझे एक चीज बताइए बच्चों, ये जो आपने 18,000 रुपये एडजस्ट किया, इसके दो दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, जल्दी से बताओ, दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं क्या क्या, कि ये जो हमने 18,000 है, हमने पहले करेक्ट आईटीसी यूज किया, और हमने बताओ रॉन्ग आईटीसी केवल, तो कितना बचा 3, और फिर हमने रॉन्ग आईटीसी से यूज किया 3, तो हमने सरकार को हानि कितने की पहुंचाई बताओ, बोलो, 8 की पहुंचाई है 3 की पहुंचाई, 3 की। 3 की। और एक क्या हो सकता है कि ये 18 था आउटपुट, हमने पहले रॉन्ग आईटीसी को माना, फिर बचा कितना 10, और फिर हमने करेक्ट आईटीसी को माना, फिर 0। बताओ यहां आपने सरकार को कितने का नुकसान पहुंचाया, 8 का पहुंचाया। बताओ किसको मानेंगे हम, अगर हमने जैसे मान लो आउटपुट का है और 18 में से 18 माइनस कर दिए, तो हम क्या मानना चाहिए, बताओ क्या मानना चाहिए, कि हमने पहले करेक्ट आईटीसी को यूज किया होगा या रॉन्ग आईटीसी को, बोलो बच्चों। एक बास्केट के अंदर 4 एप्पल है, 3 अच्छी है और 1 खराब, कौन सी खाओगे, अरे कौन सी खाओगे पहले, अच्छी। अच्छी। तो बताओ यहां भी हम क्या मानेंगे, बताओ पहले कौन सी वाली यूज करेंगे, करेक्ट आईटीसी। करेक्ट। तो इसका मतलब ये है, ये जो 3,000 रुपए की आईटीसी आपने रॉन्ग ली है ना, बोलो बच्चों, बोलो, इस पर 24% पर एनएम की रेट से क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। और आपने एक कब ली थी आईटीसी, कब ली थी, 20 फरवरी को ली थी ना, तो 21 फरवरी से लगेगा, जब तक आप सरकार को ये 3,000 पे नहीं कर देते। बोलो बच्चे बात समझ में आ गई क्या, बोलो हाँ बच्चों। सर। यस सर। अच्छा, अब एक चीज मुझे और बताओ, ये तो था कौन सा महीना, कौन सा महीना था, फरवरी। अब मान लो जनवरी महीना था, अब फरवरी का महीना है, फरवरी का पैसा आपको कब जमा कराना होता है, 20 मार्च, और 20 मार्च में मान लो आपका जो आउटपुट आया वो 8 आया, 8 आया। अब मान लो आपने ये जो रॉन्ग आईटीसी है ना, यहाँ कितनी यूज करके थे, 3 यूज कर चुके थे, अब आपने यहाँ से 5 एडजस्ट की। अब मुझे बताइए बच्चों, ये जो रॉन्ग आईटीसी थी, अब इस पर जो ब्याज लगना चाहिए वो कब से लगना चाहिए, 20 फरवरी से लगना चाहिए, या जब आपने उसको यूटिलाइज किया तब से, बोलो। इस 3,000 को कब यूज किया आपने, इस 3,000 को कब यूज किया आपने, 20 फरवरी को, तो आपने 20 फरवरी से लेके जब तक आपने सरकार को रिवर्स नहीं कर दिया वहां पे लगा। बताओ इस 5,000 को आपने कब यूज किया, 20 फरवरी से या 5 मार्च या 20 मार्च से, अरे इस 5,000 को कब यूज किया, 20 को। हाँ, सर 20 मार्च। तो बताओ यहाँ इंटरेस्ट कब से लगेगा, 20 मार्च से। आई होप बात समझ में आ गई मुझे क्या, तो कहने का मतलब है जब भी आपने रॉन्ग आईटीसी को यूज किया उस पीरियड से लेके इंटरेस्ट चालू होगा। तो बच्चों मैंने आपको क्या क्या अमेंडमेंट बता दिए सर, आपने जो हमको अमेंडमेंट बताए हैं पेमेंट ऑफ जीएसटी में, पहला अमेंडमेंट आपने बताया है कि जो हमारा एक रजिस्टर पर्सन के 2 ऑफिस है और डिस्ट्रिक्ट पर्सन कहलाते हैं, मान लो पहला जयपुर और दूसरा महाराष्ट्र, तो जयपुर ऑफिस के पास जो मेजर हेड में पैसा पड़ा हुआ है, मेजर हेड के किसी भी माइनर हेड में, वो महाराष्ट्र के अंदर आप ट्रांसफर कर सकते हो, बट कंडीशन क्या है कि पहले आपने जयपुर की जो आउटपुट लाइबिलिटी है वो पे कर दी। क्या ये अमेंडमेंट समझ में आ गया, बोलिए। दूसरा अमेंडमेंट यस बच्चों, सर। यस दूसरा सर। अमेंडमेंट ये आया कि हमारा एक नियम था
कि ऐसे पर्सन जिनकी टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख से क्या है ज्यादा है किसी मंथ की, जिसमें जीरो रेट सप्लाई और एकदम सप्लाई नहीं आएगी, उनके पास जो आईटीसी पड़ी है वो पूरी एडजस्ट नहीं करेंगे। उनकी जो आउटपुट लाइबिलिटी है उसका 99% ही एडजस्ट होगा, 1% आपको कैश में पे करना पड़ेगा। ये नियम 4 लोगों पे अप्लाई नहीं होता, सरकारी लोगों पे अप्लाई नहीं होता। ऐसे लोग जिन्होंने खुद ने या उनके डायरेक्टर वगैरह ने 1 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स पे किया है, या प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में आपने 1 लाख से ज्यादा का रिफंड उड़ाया है, या मान लो अगस्त महीने तक आपने टोटल सरकार को अप्रैल से अगस्त तक टोटल में आपने ऑलरेडी 1% से ज्यादा का आउटपुट पे कर दिया है, तो ये नियम आप पे अप्लाई नहीं होगा। फिर हमारा अमेंडमेंट आया 49(3) के अंदर। ये अमेंडमेंट ये आया कि पहले लॉ में ये लिखा हुआ था कि सेक्शन 42(10) और 43(10) का वॉल्यूशन करोगे तो 24% की रेट से इंटरेस्ट लगेगा, बट प्रैक्टिकली कभी लग ही नहीं रहा था क्योंकि वो सेक्शन कभी इफेक्टिव आए ही नहीं। तो सरकार ने उस सेक्शन की लैंग्वेज को चेंज करके अब ये बोल दिया कि अगर आपने रॉन्ग आईटीसी ली है और उसका यूज भी कर लिया, रॉन्ग आईटीसी लिया और उसका यूज भी कर लिया, उस केस में 24% की रेट से लगेगा। अब यहाँ पे मान लो आपके पास करेक्ट आईटीसी भी है और रॉन्ग आईटीसी भी है और आपने आउटपुट से एडजस्ट कर लिया, तो पहले अब कौन से वाले को एडजस्ट मानेंगे, रॉन्ग वाले को, करेक्ट वाले? करेक्ट वाले। बोलो, बात समझ में आ गई क्या बच्चों? बोलिए। यस सर। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये जो हमारा ई लैब रजिस्टर में था कि हम कब कब हम पे इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ पे ये 42-43 वाली लैंग्वेज को काट दिया है। ओके, उसके बाद बच्चों ई कैश लेजर के अंदर जो मोड ऑफ पेमेंट होते थे वो होता था इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस। अब एक यूपीआई और आईएमपीएस जो होता है बच्चों उसको भी जोड़ दिया। तो अब हम इन माध्यमों से भी गवर्नमेंट को टैक्स का पे कर सकते हैं। कौन कौन से माध्यम है? यूपीआई और कौन सा? आईएमपीएस। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई? ठीक है, और मैंने आपको ये पीछे रूल नंबर 86 बता ही दिया, और 86 भी रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना। तो बच्चों इस तरह से आपके पेमेंट और जीएसटी के क्या हो गए, सारे अमेंडमेंट हो गए। तो अपन ने सप्लाई, आरसीएम, टैक्सेबल पर्सन, एग्जेम्पशन, वैल्यूशन, रजिस्टर पर्सन, इनवॉइस, और आज कौन सा, पेमेंट ऑफ जीएसटी के मैंने आपको क्या बता दिए, अमेंडमेंट बता दिए। क्लियर है यहाँ तक बच्चों बात आप सबको? बोलिए। और एक अपना कौन सा चैप्टर आता है, रिटर्न। ठीक है, रिटर्न के अंदर बच्चों देखो 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, ये हमारे सेक्शन थे। और जब 37 में आप लोग क्या पढ़ते थे, जीएसटीआर 1, 38 में क्या पढ़ते थे, जीएसटीआर 2, और यहाँ पे क्या पढ़ते थे, वेरियस रिटर्न। ये होता था आपका कौन सा, फर्स्ट रिटर्न। ये होता था आपका क्या, प्रोविजनल पेमेंट। ये होता था मिसमैच। ठीक है, ये होता था आपका एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न, ये होता था आपका फाइनल रिटर्न। ये होता था आपको नोटिस आता रिटर्न नहीं भरा, और ये होता था लेट फीस, और ये होता था जीएसटी प्रैक्टिशनर। याद है बच्चों, जीएसटी प्रैक्टिशनर। तो अब बताओ, अब आपको पता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में 1A, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3 कभी काम ही नहीं आया, तो सरकार ने सब कुछ हटा दिया। और ये जो सेक्शन था कौन सा, 38, जो बोलता था कि जीएसटीआर 2 भरेंगे 11 से 15 तारीख के बीच में, बच्चों ये सेक्शन कभी काम ही नहीं आया। तो सरकार ने एक तो उसको उठाया और इसकी लैंग्वेज को चेंज कर दिया। तो एक तो सेक्शन जो 38 है उसकी लैंग्वेज चेंज हो गई। दूसरा ये 42 और 43 था बच्चों, इसको भी हटा दिया, ये भी हट गया। 41 जो प्रोविजनल पेमेंट था, फिर बाद में मैचिंग और मिसमैचिंग होती थी, तो बताइए जब यही हट गया तो इसकी जरूरत ही नहीं थी, तो बताओ सरकार ने इसकी लैंग्वेज को भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो बच्चों दो सेक्शनों की जो लैंग्वेज है, एक तो 38 और एक 41, बच्चों इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी क्या हो गई, चेंज हो गई, है ना। बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है,
बट इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी क्या हो गई, चेंज हो गई। बोलो बच्चों बात समझ में आ गई क्या? बाकी यहाँ कोई अमेंडमेंट नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं है। जो GSTR 2 प्रैक्टिकली कभी काम ही नहीं आ रहा था, तो बच्चों सेक्शन को ही हटा दिया और उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी क्या कर दी, चेंज करके रीड्राफ्टिंग कर दी। 42 और 43 के बेस पर ही हमारा 41 होता था। अब इन्होंने क्या कर दिया, जब 42 43 हट गया तो बताओ 41 की भी लैंग्वेज थोड़ी सी क्या कर दी है, चेंज कर दी है। बोलो बच्चे बात समझ में आ गई क्या? बोलिए। Yes, sir. ठीक है, अब वो लैंग्वेज क्या है वो मैं आपको अलग से बता दूंगा कि लैंग्वेज क्या है, बट क्या आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? बच्चों हम पहले क्या पढ़ते थे, अगर आपको याद हो कि एक हमारा होता था क्या, आपको अगर याद हो, है ना, दो तरह के हम रिटर्न पढ़ते थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये रिसिपेंट है, ये सप्लायर है। बताओ सप्लायर क्या करता था, 1 से लेके 10 तारीख के बीच में बताओ क्या पढ़ता था, GSTR 1। याद है बच्चों, सेक्शन 37। फिर ये इसके पास जाता था, बोलो बोलो, GSTR 2 के रूप में बताओ स्टेटमेंट जाता था, जाता, बोलो बच्चों। और ये इसकी मदद से बताओ क्या बढ़ता था, GSTR 2। याद है? फिर इसके अंदर वो कुछ भी एड ऑन करता था तो बताइए, और ये बढ़ता था वो कब तक, है ना, ये बढ़ता था 10 तक और ये बढ़ता था 11 से 15। फिर वो यहाँ से इसके पास वापस जाता था 1A के रूप में। और बताओ ये रिवाइज 15 से 17 के बीच में, है ना, बताओ वापस से GSTR 1 बढ़ता था, अगर आपको याद हो। फिर ये दोनों मिलकर बताओ क्या बढ़ते थे, GSTR 3। बोलो बच्चों ये सिस्टम होता था नहीं होता था बच्चों, बताओ। अब जब प्रैक्टिकली कभी GSTR 2 भरा ही नहीं गया, 3 भरा ही नहीं गया, 1A कभी काम ही नहीं आया, तो बताओ इन सबको हटा के अब सरकार ने सेक्शन को ही रिवाइज कर दिया। बोला अब कोई GSTR 2 नाम की कोई चीज ही नहीं है, अब तो केवल क्या है, GSTR 1, वेरियस रिटर्न, फर्स्ट रिटर्न, है ना, एनुअल रिटर्न, फाइनल रिटर्न, नोटिस, लेट फीस और GST प्रैक्टिशनर। ठीक है, और जो सेक्शन 38 का जो पहले GSTR 2 के बारे में बोलता था, बच्चों उसकी लैंग्वेज को चेंज कर दिया। बोलो बच्चों बात समझ में आ गई? बोलिए बोलिए। Yes, अच्छा, sir. एक आपको एक नियम भी पता था कि जैसे मान लीजिए एक टैक्स पीरियड का GSTR 1 होता है और उसी टैक्स पीरियड का GSTR क्या होता है, 3 भी होता है। ये मान लो कौन सा महीना था, जनवरी महीना था, और हम कौन से महीने में आ रहे हैं, फरवरी महीने में आ रहे हैं। अब फरवरी महीने का GSTR 1, है ना, फरवरी महीने का क्या, GSTR 1, और फरवरी महीने का क्या, GSTR 3 भी। अब ये नियम क्या बोलता है कि जब तक आपने जनवरी महीने का GSTR 1 नहीं भरा तो आप फरवरी महीने का GSTR 1 नहीं भर पाएंगे। ये नियम आपको पता था? तो इसी तरह से जब आपने GSTR 3 भी नहीं भरा तो बच्चों आप अगले महीने का भी 3 भी नहीं भर पाओगे। तो अगर आप GSTR 1 नहीं भर पाओगे तो 3 भी नहीं भरेगा, और जब 3 भी नहीं भरेगा तो अगले महीने का 1 और 3 भी। कुल मिलाकर जब तक पिछले महीने का 1 और 3 भी नहीं भरा जाएगा, अगले महीने का 1 और 3 भी नहीं भरा जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो जब तक पिछले महीने का 1 और 3 भी नहीं भरा जाएगा तब तक वो नहीं भरा जाएगा। बोलो बच्चे ये बात समझ में आ गई? बोलिए। Yes, sir. ठीक है, तो बताओ अमेंडमेंट क्या है, जल्दी से बताओ बच्चों। किस किस सेक्शन की लैंग्वेज चेंज हुई, जल्दी से बताओ, बोलो। 38. 38 और कौन सा, 41। तो और दूसरा अमेंडमेंट क्या आया कि पहले अगर GSTR 1 नहीं भरा गया तो अगले महीने का GSTR 1 भरा नहीं जाता था। अब ये अमेंडमेंट आ गया अगर 3 भी नहीं भरा तो अगले महीने का 3 भी नहीं भरोगे। राइट बच्चों, एक ही आया है कि आपको याद है 37 के अंदर अगर कोई भी प्रकार की भूल चूक हो जाती थी तो हम सितंबर का रिटर्न कब तक भरते थे, 9 अक्टूबर तक सही कर सकते थे। अब जहां जहां ये सितंबर डेट थी, पता वो डेट क्या हो गई है, 30 नवंबर हो गई। याद है आपको बच्चों? Yes, sir. जहां जहां सितंबर डेट थी रेक्टिफिकेशन की, अब बताओ वो डेट क्या हो गई है, 30 नवंबर हो गई है। तो बच्चों 3 अमेंडमेंट आए, 38 हट गया, उसकी ड्राफ्टिंग चेंज हो गई, 41 हट गया,
उसकी ड्राफ्टिंग चेंज हो गई, मतलब सेक्शन हेडेड ड्राफ्टिंग चेंज हो गई। और दूसरा अमेंडमेंट ये आया, और तीसरा अमेंडमेंट क्या आया, 37 में जो रेक्टिफिकेशन होता था, बताओ वो अब रेक्टिफिकेशन होगा या उसकी डेट जो थी पहले 30 सितंबर होती थी, अब वो 30 नवंबर हो गई है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की बात सबको क्लियर है। अब एक 38 और 41 है, और क्योंकि मैं इसकी एक अलग से आपकी पूरी रिवीजन क्लास लेके रिटर्न की, तब फिर मैं आपको इन दोनों के अमेंडमेंट बताऊंगा, क्योंकि कई बच्चों के मैसेज थे कि सर एक बार रिटर्न वाला वापस बताइए। तो यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। बोलिए।